कोई भी इनोवेशन जो होता है, इन्वेंशन जो होता है, वो पिछले कोई इन्वेंशन के साथ जुड़ा रहता है, उसके पहले किसी इन्वेंशन के साथ जुड़ा रहता है, उसके पहले कुछ होता है। लेजर फोकस होना चाहिए और एक चीज पे 100% अपना अटेंशन देके उस कार्य को पूरा करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि काफी लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं रात में क्या खाना पकाऊं। कोई चीज को रिपीटेडली आप करेंगे ना, तो आपका स्किल धीरे धीरे बढ़ता रहता है कि आप लेफ्ट ब्रेन हो या राइट ब्रेन हो। लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं जो मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग और ये सब में जाते हैं, वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। दूसरे साइड के लोग होते हैं जो राइट ब्रेन होते हैं, वो आर्टिस्टिक होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो आगे का सोचते हैं, उसको इमेजिन करते हैं उसको। और कुछ लोग होते हैं जो दोनों को साथ ले आते हैं। तो थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेडिटेशन का मतलब ही होता है फोकस एंड रिपीटेशन। तो तो अगर मैं एक ही जगह पे एवरी डे एट द सेम टाइम आई टेक अ वॉक, सो दैट इज आल्सो yes, absolutely. On the third day your mind will change. On the fifth day you will be in a different space. काफी हमारे ऑडियंस में ऐसे हैं जो बुक्स पढ़ते ही नहीं। देयर अटेंशन स्पैन यूट्यूब वीडियोस भी एकदम शॉर्ट्स पे आ गए हैं। यू हैव टू इम्पार्ट दैट नॉलेज, इतने ही टाइम में आपको इतना नॉलेज देना पड़ता है क्योंकि अटेंशन स्पैन ही नहीं है। पढ़ने में एक वेलोसिटी आप डिटरमिन करते थे, उस पे आप पढ़ रहे हो, फिर आप सोच रहे हो क्या पढ़ रहे हो, उसको फिर इंटरनलाइज करना पड़ता है। जब YouTube आप देख रहे हो 2 मिनट पे, आप नहीं डिटरमिन कर रहे हो कि आप किस स्पीड से सीखोगे। जो प्रेजेंटर है, जो YouTube बनाया है, जो टिकटॉक वाला है, वो डिटरमिन किया है कि किस स्पीड से आपको वो समझाएगा। ओके Hello viewers, welcome to our Wrapped Pulse podcast. I am your host Mubin Mulji, and today on our podcast we have a very exceptional guest. This gentleman is a multifaceted, multi-talented and a multi-dimensional individual. He is a serial entrepreneur, a motivational speaker, an IITian, a painter, an artist and also an innovative baker. Please welcome on our show Mr. Sumit D. Chaudhary. Thank you, Mubin. It's a pleasure to be here today. Same here. So Sumit, I'm already very confused as to where to actually begin. मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है because your profile is so diverse. Your career and let's talk about your journey. कैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ एंड मैं मेनली ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉर्पोरेट है और उससे आप ट्रांजिशन हुए हैं इनटू आर्ट एंड हाउ डिड दिस ट्रांजिशन हैपन? टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी। एक तो मैं आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको पहले करेक्ट करके फिर आगे करता हूँ। मैं अभी भी कॉर्पोरेट हूँ, आर्ट भी करता हूँ। So let me tell you a little bit about my journey. I grew up in a town called Jamshedpur, which if you know about the Tatas, they created this little town which is completely owned and operated by them. तो वो वहाँ पे सारे चीज़ टाटास का ही था। और वो जब हम वहाँ पे पले बड़े हैं, वहाँ पे म्यूज़िक, कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज़ बहुत सारे थे। तो उसके अंदर ही हम बड़े हुए हैं। मेरे पेरेंट्स एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और म्यूज़िक का एक स्कूल चलाते थे, तो हम वहाँ पे जाते थे। तो वहाँ पे हर दिन हमको कुछ ना कुछ क्लास में जाना पड़ता था, इधर म्यूज़िक क्लास या तबला क्लास या पेंटिंग क्लास। और वो करते करते हमारा सारा डिप्लोमास मिल गए हमें। आई एम अ फुल्ली क्वालिफाइड म्यूजिशियन बिकॉज ऑफ दैट। मैं पूरा आर्ट का ट्रेनिंग मुझे मिला वहाँ पे, बंगाल स्कूल का, ऑल काइंड्स ऑफ पेंटिंग। फिर ड्रामास करते थे। ये करते करते स्कूल तो था ही, और हमारा स्कूल भी एक बहुत ही अच्छा स्कूल था। उससे भी काफ़ी प्रभाव हुआ है जो हमारे ग्रोथ में। इट वाज कॉल्ड द लोयोला स्कूल इन जमशेदपुर, जो उस समय इंडिया के वन ऑफ द टॉप 10 स्कूल्स में माना जाता था। तो वो स्कूल में हम लोग पढ़ाई से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे ज़्यादा हम लोग का फोकस था। तो हम लोग बहुत कुछ करते थे स्कूल में। तरह तरह का क्लब्स था, तरह तरह के फैसिलिटीज़ थे हमारे लिए, जो एक होलसम डेवलपमेंट जो बोलते हैं ना, वो हमारा स्कूल बहुत अच्छे से हम लोग को दिया था। हाँ, तो हमारा जो डेवलपमेंट था वो स्कूल में, वो काफ़ी होलसम था। तो उससे हम IIT चले गए वहाँ से
कुछ लोग हम लोग को तो उसके पहले आईआईटी क्या होता पता ही नहीं था 10th तक। हम लोग खेलते खेलते 10th तक पहुंच गए, फिर 10th में पता चला, उसके बाद सोचना भी पड़ेगा कि 12th के बाद क्या करना है। तो फिर पढ़ाई किए तो आईआईटी हो गया। आईआईटी, फिर आईआईटी कानपुर चले गए। आईआईटी कानपुर में भी म्यूज़िक कर रहे थे, आर्ट कर रहे थे। और पढ़ाई तो सब करते हैं वहाँ पे, सब अच्छे लोग आते हैं वहाँ पे, पढ़ाई तो सब करते हैं, बट जो म्यूज़िक और आर्ट करते हैं उनका ज़्यादा फोकस हो जाता है, लोग उनको जानते हैं ज़्यादा। तो आईआईटी में जिस दिन से हम घुसे थे और जिस दिन से हम निकले हैं, थ्रू आउट आई वॉज फुल्ली इन्वॉल्व इन एवरीथिंग दैट वॉज इन म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर इन द कैंपस. So everybody knew me because I was fully involved in the the arts along with my educational studies. I was above average. I was not the topper, but I was doing a lot of other things, and my activities also created an opportunity for to meet my current wife. She was my batchmate from IIT. Oh my God. So I met her at campus. We became friends, and we became more than friends before we left. She went to the US. I followed her to the US afterwards. Okay. And then I did my master's and my PhD at Carnegie Mellon. So from IIT, I went to Pittsburgh in the US. वहाँ पर भी मेरा बैंड था. वहाँ पर भी हम अपना इंडियन म्यूज़िक का हम लोग प्रोग्राम करते थे. ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड हम लोग किसी के घर पे लाइव शोज़ करते थे. हम अकॉर्डियन बजाते थे. हम गाना सीखे हैं पर अभी म्यूजिशियन बन गए हैं. तो धीरे धीरे करके आई kept all my creative aspects alive throughout my career. So when people say that I do a lot of things, it's not that I do all of them together. I do क्योंकि आपका फाउंडेशन ही वो था ना. Foundation वो था, Because तो, you, when you were growing up, you did both together. I did both together, and I've continued to do throughout. And then now I have merged all my lives together. And the things that you mentioned sort of grew, gave me a lot of benefit. My career was very fast. I was able to demonstrate a lot of success in my career early on, and that got me to a point where I could talk about my career to a lot of people. That got me into public speaking because I could talk about what I was doing and how I made it and how I did things early. I was one of the youngest partners of KPMG. I was 32 years old, and then I became the CEO of the Australian business quite early on in my life also. These things are opportunities that you can build on, and I think that's I have built on every opportunity or every I would say problem in my life also I created into an opportunity and made something out of it. That is the lesson for everyone, है ना. So that's the journey. And then there's a lot of I'll tell you a little bit more in the subsequent questions about the companies I've worked in. From KPMG I came back to India, and I became the technology right hand man for Mr. Ambani, the junior Ambani, Mr. Anil Ambani. I was working with him for Reliance Communication, and then I joined IBM, and then after that I started working for Mukesh Bhai in Jio. So I was the president of Jio, and after a couple of years I started my own company, and last 10 years I've been running my own company. And subsequently, while I was running my company, I've created 2-3 other companies which are working in a lot of different areas. So I keep myself busy. So like it was you are a serial entrepreneur first and then a motivational speaker, या motivational speaker पहले हो और फिर. I think motivational speaker मैं पहले बना. Okay. और मोटिवेशनल स्पीकर का जो मेरा जर्नी है वो मेरे बुक से हुआ. माई बुक वॉज ऑन करियर मैनेजमेंट Okay. फॉर यंग पीपल. 20-year-olds to 30-year-olds was my target segment for my book. The book is called The Rules of the Game. Oh wow. And so वो book was about, I interviewed 10 top CEOs of the country, Okay. along with my ideas about what to do in a career. I interviewed 10 CEOs who have grown through the ranks. They are not CEOs who got their job because their father was the owner of the company. These are people who started in the bottom of the pyramid and then they went up to the top of the. I interviewed those kinds of people and understood what made them successful. And that I wrote in the book. I wrote my concepts and I then backed it up with examples of lives of these 10 CEOs
and that book became a bestseller. And I toured the country talking to young people For the for the launch. book, and not for the launch. I mean, after the launch, every weekend I used to travel to 2 or 3 cities, talking in colleges, in big companies, in Google, Microsoft, GE, big companies to small companies to big colleges, all the IITs, all the IIMs. All kinds of colleges across the country would call me to speak, and I would go and address. I have spoken to more than 30,000 people as part of my book circuit. So that sort of gave me a lot of energy to talk to young people, to understand what is happening in the world and what is happening in India, what is happening to the youth in the country. So I got motivated by giving motivational talks. Yeah. And your book's name is The Rules of the Game. The Rules of the Game. It is published by Bloomsbury. Okay. Yeah. And it's got interviews of all 10 successful businessmen जो जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपने बिजनेसेस में. हाँ. तो उस इंटरव्यू के बारे में, राइट? वो इंटरव्यूज भी है और मेरे अपने जो कॉन्सेप्ट्स है हम कैसे. So I have I have interleaved my life and my journey along with the lives of all these 10 people. Okay. And the book is about these concepts. तो सुमित सर, जो आपकी किताब है द रूल्स ऑफ द गेम, मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि व्हाट इट हैज़ गॉट समथिंग. ये जो बुक मैंने लिखा था, ये मैंने बहुत सारे जो सक्सेसफुल CEOs हैं जो कंपनी के एकदम नीचे से ज्वाइन करके एकदम ऊपर तक पहुंचे हैं, वैसे 10 लोगों को मैंने चुना. ओके. और खाली कंपनीज भी नहीं, आर्ट्स में भी दिए. मैंने प्रसून जोशी को भी इंटरव्यू किया ऐसे, और तरह तरह के इंडस्ट्रीज़ के, बैंकिंग के CEOs के, मैन्युफैक्चरिंग के CEOs के, बहुत सारे लोगों को मैंने इंटरव्यू किया और समझा कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए, वो क्या करते थे जब वो 20 साल के थे, उनके माइंडसेट क्या था जो जब वो 20 साल के थे, जिसके कारण वो सक्सेसफुल हुए. वो जानना बहुत ज़रूरी था. ये नहीं कि जो वो 40 साल में थे तब क्या करते थे, नहीं, वो जब 20 साल में थे तब क्या सोचते थे. अच्छा, हाउ दे स्टार्टेड. हाँ, बिकॉज मेरा ऑडियंस 20 से 30 साल वालों का था, जो यंग लोग हैं, और उनको अट्रैक्ट करना और उनको समझाना कि ये आप 20 से 30 साल का टाइम को वेस्ट मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. या वो इम्पोर्टेंट है. हमारे लाइफ में 3 बार हमारा ब्रेन रीवायर होता है पूरा. जो एक बार जब 0 to 5 होता है, जब हम खाना खाना सीखते हैं और हाथ पैर चलाना सीखते हैं, चलना सीखते हैं. हाँ. उसके बाद जब टीनेजर्स होते हैं तब हम रिबेल हो जाते हैं, सब कुछ और सोचते हैं. और उसके बाद जो फाइनल वायरिंग होता है हमारे कैरेक्टर का, हमारा जो मूल मकसद है लाइफ का, वो जो होता है वो 20 से 30 के बीच में होता है. उसके बाद आपका हार्डवेयर सील्ड है, उसके बाद जो चेंज है वो सारा सॉफ्टवेयर का चेंज है. अच्छा. जो रीवायरिंग होता है ब्रेन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस समय अगर आप गवा देंगे ये वाला टाइम, उसके बाद आपको चेंज करना बहुत मुश्किल है. तो 20 में अगर कोई 20 से 30 के बीच में आपको अपने लाइफ के ऊपर सारा फोकस डालना है. उस समय आप एकदम मन लगा के काम कीजिए, क्या सोचना है, कैसे करना है. इसीलिए मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों से बात किया और उसके बारे में मैंने लिखा. और वो बुक मैंने पूरा लिखने के बाद मैं पब्लिशर के पास गया और पहले मीटिंग में ही पब्लिशर ने हाँ बोल दिया कि ये बुक पब्लिश करेंगे. और ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर है, जिसने हैरी पॉटर को पब्लिश किया है, ब्लूम्सबरी, उन्होंने मेरा बुक पब्लिश किया. उसके बाद मैंने ब्लूम्सबरी को 6 ऑथर और दिए और उन्होंने 6 को पब्लिश किया. मैंने जितने लोगों को रेकमेंड किया, ब्लूम्सबरी ने उनको पब्लिश किया. और उन ऑथरों को भी मैंने हेल्प किया अपना बुक मार्केटिंग करने का, उनको पूरे कंट्री में तरह तरह के जगह में लेके जाना और सब. तो मैं अपने जो मैंने किया, मैं दूसरे ऑथर्स को भी हेल्प किया उसके बाद. सो मेरा बुक मेरे लिए काफ़ी मकसद रखता है, मायने रखता है. मैंने बहुत किया उसके अंदर से. नो डाउट वो बेस्ट सेलर भी बना रहा है. हाँ, और बेस्ट सेलर इसीलिए बना कि मैं उस पर बहुत टाइम बिताया. 6 महीना मैं रोज़, हर वीकेंड में मैं काम करते करते, मैं रिलायंस का प्रेसिडेंट था. फिर भी मैं फ्राइडे सैटरडे संडे में पूरे कंट्री में टूर करता था. कहीं कोलकाता गए, कहीं भुवनेश्वर गए, कहीं चेन्नई गए, त्रिवेंद्रम गए, कोयम्बटूर गए. ऐसे ऐसे जगह गए कि हम कभी लाइफ में नहीं गए थे. बच्चों के स्कूल में 10 लोगों को इंटरव्यू नहीं, लोगों को बताना था कि बुक में लिखा क्या है. बुक बेचने के लिए बुक शोज जो होते हैं, वो मैंने किया पूरे कंट्री में घूम घूम के. तो ये बुक काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया है. लोग आज भी मेरे को लिखते हैं, ईमेल करते हैं कि मैंने आपका बुक पढ़ा, मेरे लिए
बहुत मेरे लाइफ में बहुत चेंज हुआ है आपका बुक पढ़ के। ये जब 10 लोग बोलते हैं ना तो बुक का पूरा मेहनत जो है ना पेड ऑफ हो जाता है। तो ऐसे बहुत लोगों ने बोला है। तो मेरे लिए वो बुक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन था, दूसरे लोगों से मेरे को मेरे अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। कितना टाइम लगा होगा आपको लगभग ये एक बुक कंप्लीट करने के लिए? बुक लिखने में तो मेरे को 1 साल लगा, पर मैं बुक का रिसर्च 4 साल से कर रहा था। लोगों से बात करना, मतलब 4 इंटरव्यू साल की करने से। मेहनत का निचोड़ है काइंड ऑफ। हाँ, वो होता ही है। वो आपको आप जल्दीबाजी में बुक लिखोगे तो वो जल्दी आता है जल्दी जाता है, बट अगर आपको कोई गूढ़ बातें बोलनी है तो टाइम लगता है। तो ये हमारे ऑडियंस को भी मालूम होना चाहिए कि 20 years to 30 years is your foundation and don't waste your time. Just focus on your career and make the habits that will last for a lifetime. Make the habits that will last for a lifetime. Absolutely. हाँ। I want to मुझे आज आपसे नज़रिए के बारे में बात करना है। लाइक कैसे, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो कैसे अगर हमारा माइंडसेट सही हो तो हमको जो अचीव करना है, जैसे आजकल का फंडा है मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन, तो उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक शेर कहना चाहूँगी। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, रुख बदल दो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। एकदम सही बोला आपने, और यही फंडामेंटल फिलॉसफी है लाइफ का कि आप जिस चीज़ के तरफ बढ़ोगे आपको वही मिलेगा। अगर हम यहाँ पे आए हैं ये सोच के कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से, आज का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं दुनिया में बहुत काम कर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े प्रेसिडेंट से बात करता हूँ, छोटे छोटे लोगों से भी बात करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, बट इस समय इस घंटे में मेरा एक ही मकसद है कि ये इंटरव्यू ठीक हो निकले। मकसद बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। कोई चीज़ का नहीं, मकसद, आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन, ओके। आपका अगर इंटेंशन सही है तो दुनिया खुलते जाता है। आपका इंटेंशन, उससे आपका फोकस होता है, आपका इंटेंशन सही है तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो कयानात जो बोलते हैं ना, कयानात आपके साथ इतनी शिद्दत से। हाँ, तो कयानात आपके साथ आ जाती है अगर आपका इंटेंशन सही हो। तो मैं यही समझता हूँ कि आपको कोई चीज़ को, जब कोई भी चीज़ आप करेंगे तो उसको श्रद्धा के साथ कीजिए। उसको, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, उसका आउटकम जो आप करना चाहते हैं उस समय उसमें उसी चीज़ पे फोकस कीजिए। अब मैं 10 चीज़ करता हूँ, बट इस समय मैं यही चीज़ कर रहा हूँ। इस समय मैं नहीं देख रहा हूँ कि मेरे फ़ोन में कौन आ रहा है, कौन कॉल कर रहा है, कौन कहाँ पे क्या टूट रहा है, गिर रहा है। आई एम श्योर कि वो भी हो रहा है कहीं पे, बट उसका टाइम आएगा, उसको डील करने का टाइम आएगा। तो आपके लाइफ में ये फोकस होना ज़रूरी है, मकसद ठीक होना ज़रूरी है, और आपका माइंडसेट जहाँ पे आप देंगे किनारा जैसे मिलते जाता है वैसा ही। ओके। तो इन शॉर्ट, पर्सपेक्टिव इज़ एवरीथिंग। अपना इंटेंशन सही रखो, एंड अगर आप बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हो मगर जिस चीज़ में आप अभी हो उस पे पूरा ध्यान और फोकस रख के अपना वर्क को कंप्लीट करो, एंड देन ऑल्सो यू कैन हैव मल्टीपल करियर्स हो गए, मल्टीपल हॉबीज़ हो गए, बट जो भी इस समय कर रहे हो उसको पूरी तरह से निभाओ। लोग कहते हैं कि आप मल्टीटास्किंग करते हो। मैं मल्टीटास्किंग नहीं करता हूँ, मैं सीरियल यूनिटास्किंग करता हूँ। ओके, यस, एक्सीलेंट। जिस समय जो करता हूँ उसको करता हूँ, 5 मिनट के बाद मैं एग्जैक्टली कुछ और करूँगा जिसमें ये दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं होगा। उसमें उस समय 100% रहूँगा उसमें, पर पूरा दिन देखेंगे तो 10 चीज़ लगेगा मैंने किया, पर मैं 10 चीज़ एक साथ नहीं किया, 10 अलग अलग चीज़ें किया। तो वो जो माइंड को ऑन ऑफ करने का जो श्रृंखला होता है, ये एक ट्रेनिंग है। ये कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है कोई चीज़ के अंदर घुसने में, माइंडसेट बनाने में, फिर थोड़ा टाइम लगता है, जब काम से वापस आते हैं बहुत टाइम लगता है उसको ऑफ करने में। मैंने अपने आप को ट्रेन किया है कि मैं 0-1 जैसा हूँ। मैं फट से अपने आप को स्विच करता हूँ, कोई चीज़ में काम करता हूँ, फिर उसको ऑफ कर देता हूँ, फिर वो हट जाता है, मैं कुछ और पे अपना टाइम लगा देता हूँ। तो वो जो ऑन ऑफ करने का जो है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता ज़्यादा। तो जब टाइम वेस्ट नहीं होता है तो बहुत चीज़ लोगों को लगता है कि मैं बहुत चीज़ करता हूँ। ओके, तो आप मल्टीटास्किंग नहीं करते हो, सीरियल टास्किंग करते हो। हाँ, एक काम एक समय पर करते हो लेकिन अच्छे से करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर अगले काम दूसरा काम करते हैं। ओके। ये जो काम में अपना जो एक थ्रेड बनाना पड़ता है कि इस काम से उस काम में
जुड़ा कैसे हुआ है। कोई चीज़ों हर एक चीज़ के लाइफ में हर एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ जुड़ा रहता है। आपका और मेरा जो कनेक्शन है वो कैसा हुआ। आपको मैंने कुछ आपके सर्विसेज के लिए मैंने अप्रोच किया, आपने दिया, आपने मैं देखा, बट आपको मैंने क्यों अप्रोच किया, क्योंकि मैंने किसी और से आपका नंबर लिया। उसको मैंने क्यों अप्रोच किया, क्योंकि उससे मैंने घर खरीदा। तो अगर आप देखा जाएगा तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसका कनेक्शन बहुत दूर से है। और लाइफ में आपको ये क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है कि ये कनेक्शंस क्या होता है। अगर आप लाइफ में ये एक स्किल डेवलप करें, क्यूरियोसिटी, आपने ये मेंशन भी किया है, मेरे वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है क्यूरियोसिटी। ये हमारे पॉडकास्ट का सब्जेक्ट भी है, क्यूरियोसिटी। सो ये क्यूरियोसिटी जो है होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लाइफ के एंड तक आपको नए चीज़ों के बारे में क्यों होता है ऐसा जिज्ञासा, सवाल, उसको जानने का जो एनर्जी, एंथुजियाज्म सब होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पिताजी 92 तक जीवित थे। वो कोविड के बीच में उनका देहांत हुआ था, बट वो लास्ट मोमेंट तक वो पढ़ाई लिखाई ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, मेरे से बैठ के सब कुछ सीखते थे। 70 इयर्स में टाइपिंग स्कूल जाके कंप्यूटर सीखे, टाइपिंग सीखना शुरू किए वहाँ से, फिर अपना पूरा बुक लिख डाले कंप्यूटर पे। एंड तक मैंने एक सीखने का जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्किल होता है। यू हैव टू कीप लर्निंग। हाँ, और वो क्यूरियोसिटी से आता है, क्योंकि जब आप जितने सवाल करते हो तो उतने आपको जवाब मिलते हैं। और वो क्यूरियोसिटी होता है। मैं दो चीज़ को अभी मिला रहा हूँ, क्यूरियोसिटी और ये कनेक्शंस। मेरा क्यूरियोसिटी है कि आपके और मेरे बीच में कनेक्शंस क्या है। आपने कहाँ, आपको मैंने कहाँ देखा, किसने किसको कहाँ देखा, उसको क्या क्या किया था, तब जाके आपको पता चलेगा इसलिए ये काम हो रहा है आज। क्योंकि 1 साल पहले मैंने कुछ बीज डाला था जिसके कारण आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। ओह माय गॉड। वो 1 साल पहले का जो कनेक्शन है वो जानना एक क्यूरियोसिटी होता है। ये चीज़ साइंस में मेरा एक जो टेड टॉक है वो इसी पे है कि इनोवेशन कैसा होता है। हाँ, पहले आपकी सोच में आता है। हाँ, पर आप पहले कोई भी इनोवेशन जो होता है, इन्वेंशन जो होता है, वो पिछले कोई इन्वेंशन के साथ जुड़ा रहता है, उसके पहले किसी इन्वेंशन के साथ जुड़ा रहता है, उसके पहले कुछ होता है। तो आदमी को समझना पड़ता है कि आज मैं कोई चीज़ नया बनाने जा रहा हूँ। मैं कंपनी बनाता हूँ। मैं कंपनी बनाने से पहले तो मुझे कोई चीज़ इन्वेंट करता हूँ, कोई चीज़ को सुलझाता हूँ, कोई प्रॉब्लम है उसको सुलझाता हूँ, उसी से कंपनी बनती है। तो वो जो कैसे सुलझाएंगे, किस चीज़ के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो सक्सेस के लिए आपको ये क्यूरियोसिटी और ये कनेक्शंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके बुक में भी है इसका इंटीग्रेशन? ये बुक में पेरिफेरल में से लिखा हुआ है, बट जो मैं आजकल मैं लियोनार्डो डा विंची के ऊपर काफ़ी रिसर्च करता हूँ। वो वर्ल्ड के सबसे बड़े जीनियस माने जाते हैं। और जो आपने होल ब्रेन थिंकिंग के बारे में बात किया, वो उनके बारे में उन्होंने ये उनका विचार है। क्यूरियोसिटा बोलते हैं उसको, ये इटालियन में। ये लियोनार्डो डा विंची का है। एक 7 आइडियाज़, उनका आइडियाज़ कुछ मैंने एक बुक पढ़ा। उसको लेके मैं आजकल लोगों से बहुत बातचीत करता हूँ कि आर्ते सिएंजा, आर्ट और साइंस को कैसे साथ में लिया जाए। हाँ। और मैं थ्रू आउट लाइफ मैंने आर्ट और साइंस को कॉन्स्टेंटली साथ में लेके आया है, क्योंकि आपने भी बताया बचपन से। हाँ, तो वो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दैट सॉर्ट ऑफ आंसर्स द क्वेश्चन कि कैसे करके आगे, बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक से करियर आपका कैसे बदल सकता है, आपका सोच विचार कैसे बदल सकते हैं। कैन यू बी लाइक अ जीनियस, कैन यू थिंक लाइक अ जीनियस। आप बन नहीं जाओगे जीनियस, बट आप ऐसा सोचना शुरू करोगे, 10 साल में आपके विचार बदल जाएंगे। 10 साल में आप देखोगे कि दुनिया को आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे, नज़रिया से देखोगे। ओके। और ये आपके बुक में भी है? बुक में भी है ये। हाँ। तो आपको फ़र्क पड़ा कि आपने 10 सक्सेसफुल लोगों को जब इंटरव्यू किया तो उनका भी विचार आपसे रब ऑफ, आप लोगों के साथ जुड़ जाते हो। जब किसी से लंबा बात करते हो, उनको इंटरव्यू करते हो,
तो उनके साथ एक नाता बन जाता है। Yeah. उससे आप भी सीख जाते हो। आप सिखाने के लिए आए थे बट आप भी सीख गए। बट जैसे जो आप अभी बता रहे थे ब्रेन का कनेक्शन एंड हाँ। क्यूरियोसिटी एंड हाउ यू कैन स्विच ऑन एंड ऑफ जो आप बता रहे थे, तो क्या आप ऑडियंस को ये बता सकते हो कि वो कैसे किया जाता है? लाइक मल्टी टास्किंग नहीं करो और यूनी सीरियल टास्किंग जो आप बता रहे हो। इसका ये है कि procedure? बहुत लोग बहुत चीज़ नहीं करते हैं, कुछ लोग एक ही चीज़ करते हैं, तो सब लोग सब चीज़ नहीं कर पाते हैं। बट Okay. जिनको करना है उनको जो लिव इन द मोमेंट बोलते हैं ना, लिव इन द प्रेजेंट। आपको माइंड को जब फोकस करते हैं तो बाकी सब कुछ ऑफ करना पड़ता है। ये ट्रिक है। आप लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग उसको करने के लिए, पर जब मेडिटेशन करते हैं वो सब कुछ ऑफ कर देते हैं, या वो तो थॉट्स को जीरो कर ज़ीरो कर देते हैं। मैं उस थॉट्स को ज़ीरो करके एक पे फोकस कर देते हैं। फिर ओके। आप ज़ीरो नहीं करते, हम वन पे ले आते हैं। अच्छा, तो ये मेडिटेशन training- आपको ज़ीरो पे ले जाता है, हाँ। बट आप काम पे मेडिटेट करते हो। जैसे कर्म योगी बोलते हैं, जैसे हमारे इसमें आप बोलते हो कि जब काम कर रहे हो तो आप काम ही आपका मेडिटेशन है, काम ही आपका धर्म है, काम ही आपका ये, तो उस समय आप एक उस ही चीज़ पे फोकस करते हो, लेजर फोकस। इधर फोकस रहते हो उस समय के लिए। ओके। उसके बाद आप स्विच ऑफ करना है, उस समय आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको। ये जब काम करते हैं उस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये काम मेरे को ख़त्म करना है, 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा मैं दे रहा हूँ इस पे। 3 घंटे तक मैं सब चीज़ ऑफ करके बैठा हूँ। ओके, राइट। इसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो आपको मैं बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे। जरूर, आई वुड लव टू नो। हाँ। तो सुमित जी, जैसे आप बोल रहे थे कि लेज़र फोकस होना चाहिए और एक चीज़ पे लाइक 100% अपना अटेंशन दे के उस कार्य को पूरा करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं रात में क्या खाना पकाऊँ। हाँ। तो एंड इट इज़ नॉट इन आ कंट्रोल, क्योंकि थॉट्स ऐसे है कि कहीं भी कुछ भी आते हैं एंड मैं कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर रही हूँ या कुछ फिक्र में हूँ। तो हाउ डू यू हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसी टिप दीजिए कि वो अपना फोकस एकदम सॉलिड रखे। ये एक स्किल है जो ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं पाते। बहुत लोग इसको ट्रेन करके जाते हैं। कोई चीज़ को रिपीटेडली आप करेंगे ना तो आपका स्किल धीरे धीरे बढ़ता रहता है उसके ऊपर। आप अब जो पहले जो लोग क्रिकेट खेलते हैं Yes. वो धीरे धीरे करके रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, सेम चीज़ को दोहराते रहते हैं। हाँ, जब हम बड़े बड़े ये सक्सेसफुल लोगों से बात किए, उनका यही कहना था कि कोई चीज़ को रिपीट करते रहो। प्रसून जोशी जी से जब बात किए तो वो बोले कि मेरे पास कुछ भी लिखने के नहीं है, बट मैं बैठ के एक पन्ना तो ज़रूर लिखूंगा, चाहे उसमें मेरा कोई मकसद नहीं है उसको लिखने का, बट मैं प्रैक्टिस, मेरे को हटना नहीं है कि मेरे को लिखना है। अच्छा, तो रोज़ करना है आपको, रिपीटेडली करना है और उस पर गोल्स रखना, मेजरेबल, कि मैंने आज ये किया और ये मैंने ऐसा किया, कल हम इससे बेटर करेंगे। तो जो अपने आप को बेटर करने का जो एक विचार होता है कि मैं इस चीज़ को करूँगा और कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद आप उस चीज़ में बहुत अच्छे हो गए हैं। 10 दिन लगता है, 20 दिन लगता है, उसके बाद आप उस चीज़ को सीख जाते हैं। और उसको सीखने के बाद आपके पास वो मोटिवेशन होना है कि मैं कल इससे बेटर होऊंगा, कल उससे और भी बेटर होएंगा। तो ये जो है ये प्रैक्टिस से होता है। चाहे आप सॉकर खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, आप पढ़ाई कीजिए या आप कॉर्पोरेट में कीजिए, पर आपको जो आप कीजिए उसको रिपीट करते रहिए। तो थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि मैं अभी इस समय ये कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए करूँगा, 2 मिनट का फोकस है, कल मैं 2.5 मिनट का करूँगा, परसों मैं 3 मिनट का करूँगा। तो अगर मेरा माइंड वॉन्डर कर रहा है क्या पकाऊं, तो मैं वापस वापस आप लेके आइए। और हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग का एक टीचर था जो बोलते थे कि मैथ्स कर रहे हैं, बगल में हम लोग बहुत लाउड म्यूजिक के साथ करते थे। तो मेरे पेरेंट्स अंदर गुस्से थे, बोलते कि तो आप मैथ्स कैसे कर रहे हो, इतना पीछे धिंगचक म्यूजिक चल रहा है पीछे में। तो उनका कहना यही था, जो जिनसे हम लोग इंस्पायर्ड होते थे, कि आपका मन जब इससे उठ गया तो आप म्यूजिक पे ही गए, उससे बाहर नहीं गए। आप म्यूजिक आपको गार्ड रेल्स के अंदर रख रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन भी आपका लिमिटेड रहता है। आजकल के बच्चों का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कभी ये सोशल मीडिया और जितने सारे डिजिटल चैनल्स हो गए हैं, इनका जो अटेंशन स्पैन बोलते हैं वो कम होते होते
2 मिनट 1 मिनट, इसीलिए आपको 2 मिनट का वीडियो दिखता है सब जगह में। यस, 2 मिनट में आपको किसी कोई चीज़ को समझाना पड़ता है, बट आप ये भी स्किल है, आप 2 मिनट पे कोई चीज़ को समझाना। ओके, अभी हम लोग के उम्र में, अभी हम लोग जो 1 घंटा लगाते थे कोई चीज़ को समझाने के लिए, अभी मेरे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में समझाना पड़ेगा। ये भी नया स्किल है। ये भी न्यू है। यस, हाँ, ये भी हमको सीखना पड़ता है। तो उसको सीख के हम लोग अभी समझ गए कि कोई चीज़ को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना है कि 2 मिनट में। अब जो बच्चा 2 मिनट का चीज़ सीख के कर रहा है, अगर 10 चीज़ों को देखेगा तो वो सीख जाएगा उस चीज़ के बारे में। मैंने खुद से अपने आप को ट्रेन किया है बेकिंग का, जैसे बात कर रहे थे हम लोग। यस, मैंने कोविड के टाइम पे जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके 3 दिन के अंदर मेरे बेटी के साथ मैंने एक बेकरी खोला। ओह माय गॉड। 25 मार्च। 3 साल मैं रोज 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे उठ के मैं 6 से 8 घंटा बेकिंग करता था रोज। और हमारा नाम इतना ज़्यादा हो गया, हम रोज 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए के ब्रेड बेचते थे हम लोग घर से बैठ के। बनाते थे आप? बनाते थे घर पे, बेचते थे घर से। मैंने यूट्यूब से सीखा, पूरा टिकटॉक देख देख के सीखा कि पैकिंग कैसे करते हैं। और आपको अगर सीखना कोई चीज़, आपको कोई चीज़ में फोकस करना है, एक तो है कि रिपीट करो। ओके। और जो बोलते हैं ना 10,000 आवर्स में, आप कोई भी चीज़ में गुरु बनने के लिए 10,000 आवर्स करना पड़ता है। उस 10,000 आवर्स का एक और रूल है कि आप 80% स्किल्स जो है 2,000 आवर्स में ही सीख जाओगे। बाकी जो 20% है उसके लिए आपको बाकी 8 साल लगेंगे। तो मैं 3,000 आवर्स लगा दिया हूँ बेकिंग में, ओह माय गॉड। बाय डूइंग इट एवरी डे। चाहे कुछ भी नहीं होता तो मैं उठ के 10 चीज़ बेक कर लेता था। कोई भी ऑर्डर नहीं है फिर भी बेक कर लेता था। यूट्यूब से सीखा? मैंने पूरा यूट्यूब से सीखा। मैं आई लर्न टू बेक ब्रेड फ्रॉम 40 कंट्रीज़। मैं 40 कंट्रियों का ब्रेड बनाता हूँ, अभी भी बनाता हूँ। मेरा बेकरी अभी भी चलता है, वीकेंड्स में मैं करता हूँ। और मैंने रशियंस मेरे से रशियन ब्रेड खरीदते हैं, जर्मन्स मेरे से जर्मन ब्रेड खरीदते हैं। एक्सपोर्ट भी करते हो? एक्सपोर्ट नहीं, यहीं मैंने मालाबार हिल में रहते हैं, वहाँ पे सारा एम्बसीज है, सब लोग मेरे से खरीद के ले जाते हैं। पोलिश एम्बेसडर दोस्त बन गया। तो ऐसा एक नया ही अंदाज बन गया मेरा वहाँ पे। वो लोग नहीं जानते मैं और क्या करता हूँ, उनको मालूम है कि मैं खाली बेकर हूँ। ओके। तो मेरे को बुलाते हैं बेकर जैसा, पर उनको मालूम नहीं है कि मैं कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव भी हूँ, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो सब नहीं मालूम है। पर सीखा मैंने कैसे, यही छोटा वीडियो देख के, पर करके। तो अगर कोई सीखना है तो करना पड़ेगा आपको, खाली आप पढ़ के नहीं होगा, खाई भी नहीं। यू हैव टू डू इट। सो डूइंग इज द वे टू लर्न। आपने बोला नया स्किल्स कैसे सीखा जाता है, यू हैव टू डू इट। तो आपको प्रैक्टिस करके करना है, ये नहीं कि सोचना है करने के लिए, करना है आपको, चाहे आप गलत करें, और बार बार करना है, रिपीट इट। सचिन तेंदुलकर एक दिन में क्रिकेटर नहीं बना था, वो भी 4 बजे उठ के रोज प्रैक्टिस करता था। 10 साल 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद जाके नाम बना उसका। जैसे हम एक मसल बनाते तो जिम में बार बार जाना पड़ता है। तो फोकस इज आल्सो अ मसल दैट यू नीड टू बिल्ड। एग्जैक्टली। एंड क्या आप जिम में जाते हो तो क्या बोलते हैं कि आप उस मसल पे फोकस करो, मसल के बारे में सोचो। आपका पूरा मैंने आप जो उठा रहे हो आप सोचो कि ये मसल पे हम फोकस कर रहे हैं, तब जाके वो मसल इम्प्रूव होगा। तो जिम का ट्रेनर जिसको कोई फिलॉसफी नहीं मालूम है, हो सकता मालूम भी हो, बट वो भी आपको बोलता है कि आप कोई चीज़ में मसल का आप चीज़ पे फोकस करो, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। ये नहीं कि हम गए वहाँ पे वेट उठाए चले आए। जब आप वेट उठा रहे हो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ का मेरा मसल टाइट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। आपको उस चीज़ के बारे में, जब मैं ब्रेड बनाता हूँ तो मुझे ब्रेड के बारे में सोचना पड़ता है, ये ब्रेड ज़्यादा हो गया, कम हो गया, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसको यहाँ पे इंटरवीन करो। ये एक दिन में मैंने नहीं सीखा, करते 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 फेलियर हुआ, सक्सेसफुल बनाए। और एक एक दिन में एक एक चीज़ को मैं 4-4 5-5 बार बना लेता हूँ, तो 5वें बार तो अच्छा होगा ही ना। तो 4-5 बार प्रैक्टिस करो तो हो गया। तो फिर बट उसके बाद सेकंड डे जब ऑर्डर आएंगे तब सब अच्छे निकलेंगे, क्योंकि पहला दिन आपने 4 बार बना लिया, तो 5वें दिन से आपका सब ऑर्डर ठीक आ रहा है। तो आप समझ रहे हो। तो वो कोई भी चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और रिपीटेडली। और उस समय आपको उसी के बारे में सोचना है। उस समय आप नहीं सोच रहे हो कि मेरे को 10 बजे से मेरा कंपनी का कॉल शुरू हो जाएगा, मैं उस समय इसको ये बोलूँगा, उसको वो भी मैं सोच रहा हूँ, बट कर रहा हूँ मैं काम। ओके। काम करते करते मैं दूसरा चीज़ सोच रहा हूँ।
ये नहीं कि आप समझ रहे हो मैं Yeah. तो लाइक अगर लोगों को डिस्ट्रैक्शंस होता है और माइंड नहीं होता है तो आप फोकस करिए एंड रिपीटेडली फोकस हाँ। कीजिए एंड यू बिल्ड योर मसल टू कॉन्सेंट्रेट एंड फर्स्ट काइंड ऑफ स्टार्ट विद ओनली स्मॉल अमाउंट्स देन इंक्रीज इट एंड देन कीप डूइंग इट हाँ एंड कीप डू इट डूइंग एवरी डे. डू इट एवरी डे दैट्स द ट्रिक इज टू डू इट एवरी डे वॉट एवर यू डू एक्सीलेंट यार. और मैं तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट पिकअप करता हूँ मैंने अभी एक डिजिटल सैक्सोफोन पिकअप किया मैं इसीलिए क्योंकि वो मैं सही का सैक्सोफोन बजा नहीं सकता हूँ क्योंकि सब लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लाउड है तो मैं डिजिटल वाला लिया हेडफोन में लगा लेता हूँ किसी को पता ही नहीं चलता मैं बजा रहा हूँ तो वो मैं 4 बजे प्रैक्टिस करता हूँ रोज़ करता हूँ हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए. प्रैक्टिस चाहिए ही जब इंस्ट्रूमेंट के लिए चाहिए खेलने के लिए भी चाहिए पढ़ाई के लिए भी चाहिए तो काम के लिए भी चाहिए नहीं, और ये जो रेपिटेशन का फंडा है हाँ. दिस इज आल्सो इक्वल रियाज टू जो पहले- मेडिटेशन, राइट? हाँ इट्स एब्सोल्युटली मेडिटेशन इसीलिए म्यूजिक को मेडिटेशन बोलते हैं पेंटिंग को मेडिटेशन बोलते हैं पर वही चीज़ मैं काम पे लेके आया हूँ मैं काम को मैं मेडिटेशन समझता हूँ बार बार प्रैक्टिस करते तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है मेडिटेशन ही है. मेडिटेशन का मतलब ही होता है फोकस ओके. एंड रिपीटेशन. एंड रेपिटेशन तो अगर मैं एक ही जगह पे लाइक नो एवरी डे ऑन द सेम टाइम आई टेक अ वॉक सो दैट इज आल्सो Yes, absolutely. Oh, on the third day, your mind will change. On the fifth day, you will be in a different space. पहला दिन आपको लगेगा मैं क्यों कर रहा हूँ ये बट slowly it as becomes you a habit. become हाँ make it a habit. ओके. एंड सर जैसे आपने वो बुक लिखा था यू नो द रूल्स ऑफ द गेम सो काफ़ी हमारे ऑडियंस में ऐसे हैं जो बुक्स पढ़ते ही नहीं हाँ एंड देयर अटेंशन स्पैन लाइक यू नो आजकल का अटेंशन स्पैन बहुत कम है. यूट्यूब वीडियोस भी एकदम शॉर्ट्स पे आ गए हैं तो यू हैव टू इम्पार्ट दैट नॉलेज इतने ही टाइम में आपको इतना नॉलेज देना पड़ता है क्योंकि अटेंशन स्पैन ही नहीं है. तो व्हाट एडवाइस कैन यू गिव पीपल जो पढ़ते ही नहीं है? एज ए सेड आजकल का जो कंटेंट हम लोग पढ़ते क्यों थे हम लोग पढ़ने में एक वेलोसिटी आप डिटरमिन करते थे किस वेलोसिटी से आप इनपुट लेंगे क्योंकि पढ़ने का जो काम होता है उस पे आप पढ़ रहे हो फिर आप सोच रहे हो क्या पढ़ रहे हो उसको फिर इंटरनलाइज करना पड़ता है. ओके. ये पढ़ने का जो श्रृंखला होता है जब YouTube आप देख रहे हो 2 मिनट में आप नहीं डिटरमिन कर रहे हो कि आप किस स्पीड से सीखोगे जो प्रेजेंटर है जो YouTube बनाया है जो टिकटॉक वाला है वो डिटरमिन किया है कि किस स्पीड से आपको वो समझाएगा. ओके. अभी आपको वो नया तरीका सीखना पड़ेगा कि मेरे को ये 2 मिनट में सीख जाना है कि कैसे करना है और अगर उसमें से कुछ अच्छा लगे उस पर मेरे को रिसर्च करना है उस पर क्यूरियोसिटी होना ज़रूरी है. तो आप 2 मिनट वाले वीडियो भी देखो बट एक नहीं देखो 100 देखो. अच्छा, अगर अटेंशन स्पैन नहीं है तो वही वीडियो नहीं वैसा टाइप के अलग अलग देखिए. जैसे आपने बेकिंग सीखा. मैंने बेकिंग सीख लिया मैंने पैकिंग सीख लिया मैंने अपना पूरा स्टिकर डिज़ाइन सब कुछ मैंने किया था घर बैठ के. उस समय कोविड के टाइम पे किसी से कुछ करने का था नहीं सारा डिज़ाइन मैंने ही किया सारा मटेरियल मैंने खरीदवाया मेरे बेटी को मैंने सिखाया फाइनेंस कैसे करते हैं बेकिंग का बिजनेस कैसे चलाते हैं उसको CEO बना दिया मेरे कंपनी का बेकिंग कंपनी का. तो वो भी सीख गई लीडरशिप सीख गई. बाकी सारे लड़कियों का उस समय मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था वो खुश एकदम अपना नया उसका नज़रिया ही कुछ और था उस समय. Yes, एकदम because- बिजी थी हाँ. एकदम हम लोग बाहर जाते थे शॉपिंग करते थे सब कुछ करते थे कोविड के बीच में लेके आते थे सब. तो वो जो 2 मिनट वाला सीखना भी एक टेक्निक है बट उसमें क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई चीज़ को लेके मैंने YouTube से स्विमिंग सीखा. What are you saying? No, this is not possible. मैं सही में मैं एक चीज़ आपने मेरे प्रोफाइल में आपने नहीं देखी आई एम अ मैराथन रनर ऑल्सो. Oh my God. सो मैराथन रनिंग मैंने जब हाफ मैराथन पहले शुरू किया फिर फुल मैराथन किया मैं 7 फुल मैराथन्स भागा हूँ एट 4 आवर sort of time. That's a respectable time. It's not a very superior time, but it is a respectable time कि मैं 4 Adds to घंटे your में profile, ना? हाँ, it adds to my profile. But उससे मैंने साइकिलिंग किया उसके बाद मैंने बोला कि अब स्विमिंग सीखना है. स्विमिंग में जो खाली 2 लैप आता था पहले Okay. खाली 2 लैप कर सकते थे हम. मैंने एक समर में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को सीखना है तो मैंने गया 2-3 पूल में सब लोग बड़ों को तो कोई सिखाता ही नहीं है स्विमिंग सब बच्चों को सिखाते हैं
और ऐसे टाइम पे सिखाते हैं जहाँ पे मेरे को काम पे रहना पड़ता है, ओके। तो मेरे को कोई कोच नहीं मिला। अच्छा। तो मैं जाके यूट्यूब में मैंने सीखा और वापस जाके खुद से प्रैक्टिस किया, फिर यूट्यूब देखा, फिर प्रैक्टिस किया, फिर यूट्यूब देखा, प्रैक्टिस किया। ऐसे करते करते 1 महीने में मैं 1 किलोमीटर स्विमिंग करने लगा, क्योंकि मेरे को 2 किलोमीटर करना था और 10 दिन में 2 किलोमीटर कर लिया। फिर वही टेक्निक मैंने अपनी बेटी को सिखाया, वो 10 दिन में 1 किलोमीटर कर ली यूट्यूब से? यूट्यूब से। मैंने आप जो बोल रहे हैं कि अभी का ज़माना है जो बुक नहीं पढ़ते हैं, और Yes. मेरे पास ना तो कोच था ना तो बुक था, मैंने यूट्यूब पढ़ के सीख लिया। तो करने का अगर मन है, खाली वो क्यूरियोसिटी का फैक्टर क्यूरियोसिटी का, और मेरे को एक गोल होना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मैंने ज़्यादा बात नहीं किया आज, कि एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों कर रहा हूँ ये, एक गोल पोस्ट क्या है मेरे लिए गोल पोस्ट 1 किलोमीटर था, फिर 2 किलोमीटर था। अच्छा। मेरे बेटी के लिए मैंने 1 किलोमीटर का गोल पोस्ट सेट किया। जब गोल पोस्ट सेट करते हैं तो लोग जल्दी उस गोल पोस्ट की तरफ भागते हैं। अगर गोल पोस्ट नहीं है, अगर आप सॉकर फील्ड में आपको बताएंगे नहीं कि गोल पोस्ट किधर है, सब लोग इधर उधर भागते रहेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे गोल करना है, किधर जा कहाँ रहे हैं। या अगर आपको मालूम है कि आप जा कहाँ रहे हैं, तो आप यूट्यूब से भी सीख लोगे, आप टिकटॉक से भी सीख लोगे, आप बस के कंडक्टर से भी सीख लोगे, आप आपके ऑटो रिक्शा के ड्राइवर से भी सीख लोगे। आप कोई विचार अगर आपको सीखना है, आप किसी से भी सीख लोगे। Books is also additional. Books is just one way to acquire knowledge. There are multiple Your ways. mind has to be open to absorb new ideas, new concepts from whoever, from a baby to a child to your grandfather. हम लोग वही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग मन बंद कर देते हैं, हम लोग माइंड बंद कर देते हैं कि इनसे क्या सीखना है मेरे को, मैं उनसे जब बहुत ज़्यादा जानता हूँ। ऐसा कोई नहीं है जिससे आप ज़्यादा जानते हो, आपको हर एक से सीखना है। उनसे मैं अपना मेकअप सीख लूँ। Yes. आपका नया मैं जस्ट बता रहा हूँ, मुझे मेहंदी करना आता है बाय द वे। अच्छा, you're into क्योंकि आर्ट ही है। because art है या हाँ, मैं ब्रेड बेकिंग में मैंने आर्ट ला दिया। तो मैं इफ़ यू गो एंड सी माई इंस्टाग्राम पेज ऑन माई बेकरी, यू विल सी दैट एवरी पीस ऑफ ब्रेड इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। oh my god. इट इज़ और वो 1000 रुपए में बिकते हैं वो ब्रेड एक। अच्छा, बट बनाया भी आपने इतने हाँ। फोकस से और इतने प्यार से, क्योंकि कोविड में काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए थे, यू नो, पीपल डिडंट नो व्हाट टू डू, दे वर इन द हाउस, उनको समझ नहीं आ रहा था। बट दिस इज़ लाइक अ न्यू पर्सपेक्टिव कि आपने और आपकी बेटी ने नया बेकरी शुरू किया है, you learned from YouTube and then now you're running a very successful. And we also created a franchise in another city, saying कि इसको franchise बनाते हैं, बड़े हो जाएंगे। फिर मेरा दूसरा काम आ गया तो मैं उसको बंद कर दिया, और बेटी भी चली गई पढ़ाई करने के लिए, तो फिर we slowed down the bakery. Okay. But the fact that I could get to this point by absolutely no training from any formal training, not reading a book, but to learning from my environment, learning from adversity. COVID was an adversity. It was an adversity. Yeah. From that adversity, we were able to overcome. तो सारा खेल यहाँ है, सारा खेल वहाँ Mind में, है, yeah. सारा खेल माइंड में है। so I think we learned something new, to be curious always Yeah. and keep learning. अगर आप बुक्स नहीं भी पढ़ सकते हो तो you have so many things Yeah. on YouTube, जैसे हमारा ये पॉडकास्ट है, पता नहीं कितने लोग देख के इंस्पायर होंगे, यू नो। आई होप वही है ना कि मकसद वही होना चाहिए कि अगर ये 3 घंटे में आपका या किसी का भला हो, तो वो घंटा सही बीता। या अगर वो घंटा किसी का भले के लिए, किसी का भला नहीं हो रहा है, तो वो वेस्टेड है। यस, ना आपका भला हो रहा है, ना किसी और का भला हो रहा है। दुनिया में किसी का भला होना चाहिए, दुनिया का भला हो या आपका भला हो या मेरा भला हो, किसी का भला होना चाहिए उस 1 घंटे में। एंड आई एम श्योर आज हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखेगी अबाउट फोकस, अबाउट यू नो लर्निंग न्यू थिंग्स। आई होप। एक्सीलेंट। एंड ऑल्सो आपकी वो बुक है चिकन सूप ऑफ द IITian सोल, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट? That's a fun book. A bunch of people who were in IITs में जो लोग पढ़ते हैं, तो कुछ एक किसी ने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया कि आप आपके IIT का एक स्टोरी बताओ। अच्छा, IIT में ऐसा कुछ एक स्टोरी, इंस्पिरेशन नहीं, आपके लाइफ में कुछ शॉर्ट स्टोरी हुआ, कुछ कहानी ऐसा हुआ है जो आप लिख सकते हो। ओके। तो मैंने
एक ज्योतिषी के बारे में लिखा। उसका नाम था फॉर्चून टेलर। एक ज्योतिषी ने कुछ मैं रास्ते में कानपुर, IIT कानपुर में थे हम लोग, तो हम एक ज्योतिषी मिल गए थे हम लोग को। मूवी देखने गए थे और रास्ते में बैठे हुए थे, वो होता है ना, वो बस स्टॉप के बगल में बैठे हुए थे। तो मैंने अपना हाथ दिखाया और मेरी अभी पत्नी, वाइफ, शी वाज विथ मी, उन्होंने अपना हाथ दिखाया। उसने कुछ प्रेडिक्शन किया। आपके लिए? नहीं, हाँ, उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। वो माइंड में इम्पैक्ट कर जाता है। फिर आप डिसीजन वैसे लेते हो, वो ज्योतिषी को सही, उस ज्योतिषी का जो वचन है उसको सही करने का आप डिसीजन लेते हो। आप देन यू आर नॉट इन कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी, देन यू स्टार्ट मेकिंग दैट विजन कम ट्रू। बट यू बिलीव इन डेस्टिनी? आई बिलीव इन डेस्टिनी बट नॉट व्हेन समबडी टेल्स मी व्हाट द डेस्टिनी इज। मतलब किस्मत है, मगर किस्मत है, किसी को कोई अगर बता देगा तो मैं उस डायरेक्शन में, सो किसी से मैं पूछता नहीं हूँ। वो स्टोरी जो है, अगर आप पढ़ेंगे बुक में, उसमें लिखा हुआ था मैं बाहर जाऊँगा ही नहीं कंट्री से। और आप जाके बताएं? मैं उसके लिए नहीं गया। मेरा फेलियर के ऊपर फेलियर होता गया कि मैं नहीं जा रहा हूँ, और ज्योतिषी का बात सही होता जा रहा था। वो kind और of मैं, आपके मेरे mind दिमाग में में वही था कि ज्योतिषी सही बोल रहे हैं, ज्योतिषी सही बोल रहे हैं। मेरा वीज़ा 3 बार रिजेक्ट हो गया था US का, फिर मुझे वीज़ा मिला बाय मेल। बहुत किसी को नहीं मिलता है, बाय मेल मुझे वीज़ा मिला 3 बार रिजेक्ट होने के बाद। उसके बाद मैं US गया $100 लेके पॉकेट में। सब लोग उसी समय $100 लेके ही जाते थे, हम भी $100 लेके ही गए थे। हाँ, उस समय मुझे मालूम नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ एयरपोर्ट में। तब भी मुझे लग रहा था कि ज्योतिषी सही बोले, अभी वापस जाना पड़ेगा मेरे को। मेंटल ब्लॉक बन गया। मेंटल ब्लॉक बन जाता है, तो इसीलिए मैं ज्योतिषी लोगों से मिलता ही नहीं हूँ अभी। दो इच्छा बहुत टाइम में होता है कि पूछ लूँ कुछ, बट क्योंकि वो मेंटल ब्लॉक जो यही लिखा हुआ है स्टोरी में, द फॉर्चून टेलर। ओके। सो कि कैसी सबका उसकी स्टोरी, बात हाँ। तो एक कोई लेसन होना चाहिए उस स्टोरी में। ये चिकन सूप ऑफ द IIT एंड सोल, ऐसे चिकन सूप वाले बहुत सारे बुक्स आए हैं, तो ये IIT वाले लोग कुछ बनाए थे। तो क्या आप किस्मत में मानते हो, लाइक यू नो हाउ डेस्टिनी होता है कि हार्ड वर्क होता है, या दोनों होता है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उनको कुछ अचीव होता नहीं है, उनकी रील्स वायरल नहीं होती है, यू नो, तो वो इज इट डेस्टिनी? एंड कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं एंड सडनली दे बिकम फेमस। सो हाँ, तो डेस्टिनी तो होता है, दिस डेस्टिनी इज नॉट, बट यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक डेस्टिनी वर्क। ओके। डेस्टिनी उनके लिए हो, दे आर नॉट कि आप घर पे बैठे रहोगे, आप कुछ करोगे नहीं, आपका रील, अब तो रील बनाना पड़ेगा ना पहले फेमस होने के लिए। या अब आप बोले कि मैं तो रील बनाऊंगा ही नहीं, डेस्टिनी में लिखा हुआ मेरा रील वायरल होगा। अरे अब रील बनाए नहीं तो फिर वायरल कैसे होगा? तो पहले तो आपको काम करना है कि रील बनाना है, उसके बाद डेस्टिनी देखा जाएगा। तो पहले काम करो, ओके। आउटकम के बारे में मत सोचो, पहले काम करो। पहले रील बनाओ, मन से बनाओ, इंटेंशन सही होना शिद्दत से चाहिए कि मैं बनाओ। किस लिए, वायरल बनाने के लिए रील नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई कॉन्सेप्ट 2 मिनट में समझाने के लिए रील बना रहा हूँ, कोई मज़ेदार चीज़ कुछ करने के लिए मैं रील बना रहा हूँ, कुछ एक एंगल दिखाने के लिए मैं रील बना रहा हूँ। रील का एक मकसद होता है, जो मकसद लोगों का, वॉट एवर बी द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव माइंडलेस रील्स, वो माइंडलेस वो थोड़े ही दिन में होकर बंद हो जाता है, बट जो मीनिंगफुल रील्स होते हैं वो ही वायरल होते हैं। बट वो बात अलग है, पहले तो रील बनाना पड़ेगा ना मन से, तब जाके वायरल हुआ नहीं वो। सो फॉर डेस्टिनी टू हैपन यू हैव टू डू वर्क फर्स्ट। हाँ, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। उसके बाद डेस्टिनी है, आपके जो लिखा हुआ है वो होगा। ओके। उसका टाइम आएगा, आपका टाइम भी आएगा, जब आना है तो आएगा। वो मैं विश्वास करता हूँ कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जब आपका टाइम आना है तो आएगा। बट आपके लिए तब तक मेहनत करते रहना पड़ेगा, तब तक कंसिस्टेंट रहिए, रोज उठ के काम कीजिए, तब जाके कभी होगा। आपको मालूम नहीं कब डेस्टिनी आपके पास क्योंकि आ आजकल जाए। लोग ये भी बोलते डिवाइन टाइमिंग है, यू नो, वो सब होता है, वो तो कायनात का बात तो है ही है। आप कि सही समय पे सही ही वो समय पे चीज़ ही होता है। मिलेगा, क्योंकि उसके हाँ। पहले मिल जाए तो यू नो हाँ। आपको शायद वैल्यू नहीं हो, शायद वो अगेन उसके बाद वाली बात है। पहले तो आपको मेहनत कीजिए, उसके बाद डेस्टिनी आपके पास आया या नहीं आए। अगर डेस्टिनी नहीं आए तो और मेहनत कीजिए, हाल मत छोड़िए, बी कंसिस्टेंट। हाल मत छोड़िए, क्योंकि जब आप हाल छोड़ दोगे तो आपका फेलियर हो ही गया है। आप हाल नहीं छोड़ोगे तो सक्सेस का चांस है। हाँ, अब मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे आप बात करते हो इन योर टेड टॉक्स अबाउट साइंस एंड आर्ट एंड द
merging of the both. तो what is your theory behind that? सो हम लोग को इसमें सिखाया जाता था कि आप लेफ्ट ब्रेन हो या राइट ब्रेन हो. लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं जो मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग और ये सब में जाते हैं, वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं. Yang energy. दूसरे साइड के लोग होते हैं जो राइट ब्रेन होते हैं, वो आर्टिस्टिक होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो आगे का सोचते हैं, उसको इमेजिन करते हैं उसको. और कुछ लोग होते हैं जो दोनों को साथ ले आते हैं. जैसे आप. मैं हूँ नहीं हूँ वो आगे दुनिया बताएगा. पर जो ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अलग फंक्शन करता है. Okay. और कुछ लोग एक साइड में ज़्यादा लीनिंग है, कुछ लोग राइट साइड में ज़्यादा लीनिंग है, और कुछ लोग दोनों साइड में हैं. वो बहुत कम एक स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पीपल आर होल ब्रेन थिंकर्स. In whatever I have done, the number of times I have done it, I think I have some bit of both. I have brought art and science together. मैं शुरू से मैं IIT जाने के बाद भी मैं आर्ट और डिज़ाइन का काम करता गया. मैं मास्टर्स जो मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया IIT से, वो भी डिज़ाइन पे ही था, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पे था. लोग आज जो गाड़ी डिज़ाइन करते हैं, इसमें दोनों आर्ट और साइंस दोनों है. Yes. आप रॉकेट डिज़ाइन करते हैं, उसमें भी आर्ट एंड साइंस है. How it looks. Yeah, not just how it looks, the form and function have to come together. Okay. आप इंजीनियरिंग वे से कुछ भी बनाएंगे, उसका अपील अगर एक्स हुआ, आप आर्ट और उस आर्ट को भी ले आएंगे तो उसका अपील 10x हो जाएगा. सो यू हैव टू ब्रिंग. मारुति 800 इंजीनियरिंग गाड़ी था और जैगुआर आर्ट के साथ है. Science है. Okay. BMW आर्ट एंड साइंस है. Okay. उसका डिज़ाइन है, एक फॉर्म है, एक हर एक चीज़ में एक एस्थेटिक्स है. Okay. how it looks. So you have to bring both of them together for people to appreciate something. आप हमारे जो रोड्स बनते हैं, जी. एकदम अगली रोड्स बनते हैं, कोई उसमें खाली technically इंजीनियरिंग में correct होते हैं, टेक्निकली करेक्ट हैं बट Aesthetic नहीं. एस्थेटिक्स नहीं है. बट आप कोई कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि बिल्डिंग भी कितना वाह बिल्डिंग है. आप स्पेन में गए होंगे, आप कहीं पे जाएंगे, वहाँ पे आप बिल्डिंग को देखते रहेंगे. बिल्डिंग यहाँ पे ऐसे इंडिया में वैसे कौन सा बिल्डिंग है आप ताजमहल छोड़ के, बट उसमें भी आर्ट और उसमें art आर्ट है. बहुत ज़्यादा है. तो आप समझ लीजिए कि कोई चीज़ को अच्छा बनाने के लिए आर्ट और साइंस जोड़ना बहुत ज़रूरी है. तो और जो चीज़ में राइट और आर्ट लेफ्ट ब्रेन भी जोड़ना ज़रूरी है. कभी कभी दो लोग साथ में मिल के काम करते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन वाला एक राइट ब्रेन वाला, दोनों साथ में मिल जाएंगे तो वो दोनों मिल के अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है. कुछ हस्बैंड वाइफ पेयर्स आप देखोगे ऐसा होता है जिनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है. एक जोड़ा ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड है, एक थोड़ा आर्ट है. Aesthetic है, हाँ. हाँ, सो आप और एक जैसे आपका ब्रेन भी, लेफ्ट और ब्रेन दोनों कोऑर्डिनेटेड है. हाँ. अलग है बट दोनों कोऑर्डिनेटेड है. तो ऐसे टीम्स, कंपनीज, some companies are more art oriented, some companies are more science oriented. Okay. But the really successful ones are both. अच्छा. So the really successful ones are both always. So you have got to bring both together. Okay. Tata's के गाड़ी एकदम गंदे डिज़ाइन के बनते थे. फिर उन्होंने जैगुआर खरीद लिया, वहाँ के डिज़ाइनर्स उनके साथ काम करने लगे. आप यहाँ पे देखिए सारा गाड़ी कितना अच्छा डिज़ाइन होने लगा. महिंद्रा का गाड़ी एकदम बेवकूफ़ी का जीप जैसा कुछ बनता था. उन्होंने एक इटालियन डिज़ाइन कंपनी खरीद लिया. अच्छा. अब देखिए सारा गाड़ी उनके कितने अच्छे डिज़ाइन होके बन रहे हैं. एवरीबडी रियलाइजेज दैट एट वन पॉइंट इन टाइम इंजीनियरिंग हैज़ टू मर्ज विद द डिज़ाइन. वो ये दैट इज़ वाई देयर आर सम पीपल हु कैन डू इट देमसेल्व्स एंड अदर्स यू हैव टू ब्रिंग पीपल टुगेदर. बट ये ऑडियंस के लिए हमारे क्या मैसेज होगा कि अपने साइंटिफिक माइंड और आर्टिस्टिक माइंड को साथ में लेके और प्रैक्टिस कीजिए. ओके. अगर आप लेफ्ट ब्रेन हो तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ब्यूटी. स्टार्ट लुकिंग एट ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स. सपोज यू आर एन अकाउंटेंट, स्टार्ट सीइंग ब्यूटी इन योर नंबर्स. ओके. Start seeing beauty, start seeing form, start seeing symmetry, ओके. start seeing asymmetry. There is a lot of beauty in asymmetry, ओके. not just symmetry. बट इंटीग्रेट देम व्हाटएवर यू आर डूइंग, उनको साथ में साथ में लेके आइए. दैट इज एक्सीलेंट. So that's my take, that's my philosophy.
Yeah. That's what I do all the time. So and you explained it very well also in your TED talk. yeah, yeah. And talking of art, you are also a painter, right? Hmm. So would you like to talk about your art and your paintings and what inspires you to paint? So, like everybody else, I also went to art school. Everybody goes through art school. A lot of people do learn a little bit when they are in school and college and others, but very few people, even big artists, very few people develop their own style. Yes. You have, you It's know, significant. Mr. M.F. Hussain, and you know his style. When you see a painting, you will be immediately be able to say कि ये हुसैन साहब ये की हुसैन साहब का पेंटिंग है. आप रज़ा का पेंटिंग देखोगे, उसमें फुल स्टॉप रहेगा. कुछ उनका सिग्नेचर स्टाइल. सिग्नेचर है, फुल स्टॉप होता है. यस. तो मैंने एक अपना फॉर्म निकाला. रज़ा जी ने तो फुल स्टॉप ले लिया था, तो मैंने कॉमा ले लिया. Oh my god. No, that's a joke. But I came up with a form of using the shape of a comma, though it is not a comma, but it is the shape of a comma. Okay. And I build all my abstract art using that shape. Interesting. So I visualize gods and goddesses. I visualize horses. In fact, I have taken Hussain Saab paintings and I have made it in a shape of commas. Oh my god. He has interpreted them in lines and shapes. I don't know whether you know the story about his horses. He was in a stable for a long period of time. He started drawing them in their pure form first. If you see early Hussain paintings, the horses were more realistic. As he developed over time, he made them teda, meda, pair, aisa, wasa. But you would still know that they were horses. You would still see passion in those horses. You will still see life in those horses. Though they were completely मरोड़ के कुछ. Yeah, multi-dimensional horses. हाँ. तो मैं उस चीज़ को मैं कॉमा से बनाता हूँ. Okay. But why the comma? The comma has a lot of, when I started it had little significance, but over time I built a philosophy around the comma. A comma is like it's called the continuum. आपको रुकना नहीं है. कॉमा मतलब आप पॉज लेके आगे बढ़ते जाइए लाइफ में. Okay. Comma sort of signifies life where you're not stopping. Continuation of life. Okay. Our whole philosophy is about continuity. It's about repeated work. It is not about stopping something. Okay. It is about going things and pause and आगे बढ़ते जाइए. Okay. Excellent. एंड कॉमा का बहुत सिग्निफिकेंस और भी होता है कि कॉमा आप सही जगह में डालोगे तो एक मीनिंग होता है, कॉमा कहीं और डालोगे तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है. तो कॉमा का बहुत सारे और इंग्लिश लैंग्वेज और फिलोसफी मिला के एक एक्सप्लेनेशन है. बट आई डिडंट गेट इनटू इट विथ टू मच ऑफ फिलोसफी. व्हेन आई गॉट इनटू इट वाज अ फॉर्म फॉर मी. It had a shape, and I did my wedding card. That was my first instantiation of my painting with the comma style. I drew my own wedding card. Oh my god. From there, and my wife allowed me to do it, so that's it. Yeah, she did object. ये क्या बना रहा हो आप? उसके बाद से मैं उस चीज़ को लेके my first set of paintings on the comma style was about weddings, about love, about the whole process of creation, procreation, about childbirth, about the motherhood. So as my life went from the wedding to my children coming on board, my paintings started bringing my life into those things. And then I started drawing gods and goddesses, Durga, Ganesh, Narasimha. Then I started doing horses, lots of horses with comma style. Then I started seeing it in flowers. I started seeing, I see any form and I immediately I start thinking about how to draw it in there. I visualize it in comma, and then I sketch it. I was flying to Delhi very often for my work. एंड जेट एयरवेज़ हुआ करता था उस समय. तो जेट एयरवेज़ का जो मैगज़ीन होता है उसमें बहुत अच्छे भरतनाट्यम के पोजेस थे. कोई डांसर के बारे में था. तो मैं आईपैड में बैठ के एक पूरा सीरीज़ में भरतनाट्यम के ऊपर मैं कॉमा से बना दिया. प्लेन में ही बैठे बैठे. अच्छा. पर
that's what I mean. So I've developed a style, and I explore it in every little way. My designs, my anything that I do, even the work that I'm doing in my house right now, they all have comma shapes in it. Oh my god. They are घर the भी logo वैसे of my company has got those things in. So everybody knows that there has to be a comma in something that is associated with me. So you'll find it. You look at my shapes in my life and you'll find commas everywhere. इट्स नाइस कि ये कंटिन्यूएशन की फिलॉसफी आपने अपने पेंटिंग्स में भी एक्सप्रेस किया है, अपने घर के डेको में, एंड एवरीवेयर यू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू योर फिलॉसफीज, Yeah, राइट? yeah. सो So एवरीथिंग I bring things together. That's one of the things that I do very differently. That I bring all my perspectives together all the time. whether it's philosophy or science or aesthetics Yeah. or arts, Or right? music or Music. bakery or anything. All of it has the same theme, the same philosophical, same internal motivations are the same. एंड एवरीथिंग हैज अ पर्पस, मतलब Everything बिना has a purpose. बिना Yeah. पर्पस के कुछ नहीं होता है. हाँ, लाइक आपका लोगो भी होगा तो उसके पीछे कुछ कहानी होगी, राइट? कहानी होगी. मेरे कंपनी के नाम के पीछे में कहानी होगी. मैं उसके बारे में टेड टॉक दे दूंगा आपको. अच्छा, एक टॉक. मैंने हर एक चीज पे स्टोरी बन सकता है. ओके. तो कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल है, यू नो, एवरीथिंग इज प्लान्ड. या शुड बी. शुड बी, यस. या और जो एक्सीडेंट है उसको भी प्लान कर दिया जाता है. ओके. अगर कोई करते करते कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई नया चीज आ गया, कोई नया इत्तेफाक से कुछ मिल गया, उस पे फिर स्टोरी नया नेटवर्क शुरू हो जाता है उससे. कि वैसे भी आपको आदत है ब्लेंडिंग थिंग्स टुगेदर. हाँ, तो ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको दो लोगों को साथ में ले आते हैं, कुछ और बन जाएगा. अगेन टॉकिंग ऑफ कनेक्शन एंड या. सो सुमित जी, डाइविंग डीपर इनटू योर पेंटिंग्स, तो एक एज एन आर्टिस्ट क्या कुछ विजन होना पड़ता है बिफोर यू डू अ पेंटिंग? लाइक व्हाट इज द फंडा बिहाइंड दिस? एक तो artist good artists and artists who have spent a lot of time thinking about things always have a philosophy that they work towards, and a thought process which is not just one painting, but they think through a lot of, they have a story in their mind, ओके. and each painting is part of that story, अच्छा. and that a series of paintings make up the whole journey. So if you take any big artist, they all have a series of paintings to talk about it. And some of the earlier artists from Italy, Michelangelo and others, they used to get a whole wall, and their painting was like a 100-meter wall painting, right? So they had, like, you can say 100 paintings in there. ओके. But they had a story. They were talking about how Jesus was born. Even in our temples, if you take a look at the paintings and the crafts, they all tell a story. या. So all artists are trying to tell a story. ओके. So the story, there could be a journey of a story which is events happening, or it could be capturing a moment. And you are visualizing that moment, that in this story, this was the moment. And you try to depict that moment in your own style. Now, the second thing that artists have, apart from that story, is a style. ओके. And that style people develop by repeatedly doing the same thing over again. Again, the repetition comes in over there. They repeatedly do the same style over and over again, and they perfect a way in which their style is identifiable. A Hussain Saab is identifiable. A Raza is identifiable. A Picasso is identifiable. is You not see a just one. Picasso, you'll know कि ये 10 Picasso को देख के आप बता सकते हो कि ये Picasso का ही है. तो हर एक का अपना एक स्टाइल होता है. तो मेरा स्टाइल कॉमा है. अगर मेरे दोस्त लोग अगर मेरा पेंटिंग कहीं पर भी देख लेंगे, वो बोलेगा ये सुमित का पेंटिंग है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा स्टाइल क्या है. जो मेरे पेंटिंग को 2 बार भी देख लेगा, उसको तीसरे बार उसको मालूम रहेगा कि मेरा स्टाइल क्या है. सो माई स्टाइल इज यूनिक एंड इट इज आइडेंटिफाइबल. A lot of people don't have that. I am fortunate to have developed a style. Now I still have to perfect it. I still have a long way to go. I am very young. I've got 30 years of painting life ahead of me. Oh my right? God. So कर ही लूँगा. आज नहीं तो I have left that for a later part of my life to perfect this style, to do something more with it. But a story and a style And a continuation. and the continuity of your thought over these journeys. And the And then there are breaks.
If you take a Picasso, he has got 3 breaks. If you look at Hussain Saab, he has got multiple breaks in his life of one style, then migrating to another Yes. style and migrating to और वो another style. styles एकदम अलग से change हुए. distinct होते हैं. Yes. So people evolve, they learn, they move to, people go into different mediums. पहले कोई पेंटिंग करता था, फिर स्कल्पचर बनाने लगा, Okay. फिर फर्नीचर बनाने लगा. I have done furniture in comma style. Oh my God. I have done the crib of my son in the style of a comma. That one I want to see. Yeah. So as you can say, you have a style and you have a form and you are trying to visualize something and you're putting it into every form of your life. So that's where I would say कि वो artist का वो नज़रिया होना ज़रूरी होता वो है. एक विजन होता एक है. विजन होता है, एक उनका एक फ़िलॉसफी होता है. वो आर्टिस्ट का फ़िलॉसफी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसलिए आर्टिस्ट लोग भी सब फिलोसोफर होते थे, सब सोचते थे, उनके पास टाइम ही टाइम रहता था, Yes. पेंटिंग करते करते सोचते थे. सो रिपीटेटिव काम जो होता है उसमें लोग को सोचने का भी बहुत टाइम मिलता है करते करते. हाँ, और एक लंबी स्टोरी है टू टेल. हाँ हाँ, तो यही है. या नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट मोटिवेशनल स्पीकिंग, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि बहुत लोगों को लाइक स्टेज फियर होता है बात करने का, यू नो हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, तो वो एक झिझक होता है, यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस. तो कैन यू टेल अस लाइक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अबाउट योर जर्नी कि लोग इंस्पायर हों आपसे, कि हाउ डिड इट स्टार्ट? एक्चुअली आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन ओह माय गॉड. बाय नेचुरल टेंडेंसीज. जो कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं उसमें हर समय ऐसा आता है कि आई एम अ वेरी शाई पर्सन, आई विल नॉट बी. बट सम थिंग्स यू रियलाइज दैट कि टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, public speaking is a absolutely essential skill. You will find very few successful people who cannot speak. Okay. So to be successful, you have to be a good speaker. Not just be a good speaker, you have to be able to articulate कि आप क्या कर रहे हो, लोगों को समझाना जरूरी है. हाँ. तो ये समझाने के लिए भी आपको 10 लोगों को समझाना पड़ेगा. आपके कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपको मीटिंग में खड़े होकर बताना पड़ेगा कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा आइडिया है, आप एक्सेप्ट कीजिए. प्रेजेंटेशन देना ज़रूरी होता है. तो पहले मैं एकदम नहीं बोल पाता था. मैं स्कूल में भी कभी डिबेट में मैं करता नहीं था. जितना मौका मिलता था मैं उससे पीछे भाग जाता था, चुप रहते थे या कोई तरीका मिल के निकल जाते थे. गाना गा सकते थे तो इसलिए गाने का टीम में होता था, बट वो तो ग्रुप में होता था, ऐसे भी किसी को पता नहीं चलता कौन गाना गा रहा है. बट मैं वहाँ पे एनोनिमिटी में मैं अपना बहुत कुछ कर लेता था. Okay. जब किसी को पता नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर लेता था. अच्छा, तो मैं सामने नहीं आता था, स्पॉटलाइट से मैं डरता था. Okay. जब मैं अपना जॉब ज्वाइन किया, मैं पीएचडी करते समय भी मैं डरता था, पीएचडी का थीसिस कैसे करूँ, ये करूँ, बट कर लिया मैंने. वो सब प्रेजेंटेशन देके मैंने कर लिया. स्किल था, थोड़ा हुनर भी था, तो उससे हो गया. बट जब मैं जॉब ज्वाइन किया अपना, तब एक पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग हो रहा था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया. एक वीक एक ट्रेनर हम लोग को बहुत लोगों को सिखाया. वो that changed my life completely. How I was presenting, how I was speaking, what and who I was speaking to. How do I change myself based on who I'm speaking to? How do I change my voice? How do I make myself approachable through that talk? That was a turning point in my. So going through a training of public speaking was absolutely a change for me. A lot of people go through this Toastmasters. Yes. That's a very good way to break the ice and go and start learning and giving talks and take random ideas and speaking about it. So that's one. For me, it was presentations to clients. Okay. That was my repeated practice of giving talks. Then I realized that I have got something meaningful to say. So when I became the CIO for Reliance, I had 3,000 young people working for me. Quite a huge crowd. So it was a huge crowd, and of which 60 to 70% of them were very young people. 20s, 25, 28 was my maximum age of these people. Software development के team थे, training के team थे. तो मैं उनके साथ
I used to sit and motivate them. I used to have something called coffee with CIO. So वो आते थे, नो एजेंडा, सब अपना सब कुछ छोड़ के आके मेरे साथ ऐसे ही बात करते थे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना देर वो बात करना चाहते थे हम उनके साथ बैठते थे विद नो एजेंडा. तो हम लोग वी यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, कहाँ वो फंस रहे हैं, क्या हो रहे हैं. तो कुछ दिन के बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आई एम रिपीटिंग व्हाट माय एडवाइस इज टू पीपल. So I told my secretary to start sitting down with me and writing down what I'm saying, because I can't write down what I'm saying. मेरे तो spontaneously निकल रहा है. Okay. So she started writing down my statements. Okay. That became the foundation of the book, by the way. Oh my God. अच्छा, again interlinked. हाँ, that I realized that I'm repeating certain ideas were my own. That was a new way of looking at career, a new way of looking at how to deal with problems, how to deal with situations, solutions around various things. So I started writing them down, and once you start writing them down, and you repeatedly keep on doing the same thing, then you saying and you try to explain it to youngsters, try to explain it to non-technical people, try to explain it to this TED Talk concept that you must have found it very intriguing. Yes. I try to explain it to drivers. Only when I know that I'm making sense, if I can explain my concept to absolutely uneducated people, right? If you take a look at any leader, let's take religious leaders and take corporate leaders. Religious leaders absolutely marvel in explaining a concept to anyone. Yeah, they can reach everyone, right? They can reach everyone. Politicians, they can reach everyone. Yeah. Corporate leaders, they can reach anyone. So if you think the key skill, one skill that is not taught enough in our life, जो हमारे पूरे करिकुलम में एक चीज़ जो सिखाया नहीं जाता है और उस पर फोकस ही नहीं दिया जाता है, इज स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस. उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत अंडर प्लेड है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. Yes, ये तो मेरा एक ही राय होगा लोगों से कि अगर जैसे ही मौका मिले आपको करना चाहिए. अगर आपको कोई ड्रामा में पार्ट लेने का मौका मिले आप ले लीजिए. आप कोई ड्रामा स्कूल में आप जाके काम करना चाहते हैं तो कर लीजिए. आप इंजीनियर भी बनेंगे बट आप ड्रामा स्कूल में जाइए पहले. Put yourself in the spot. Put yourself in the spot. Learn from somebody else. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये एक one of my realizations in life that you have to learn how to communicate what you're doing. मेरा जो कॉन्सेप्ट है आर्ट का, मैं जितना भी फिलोसफी के साथ बनाता हूँ, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, किसी को समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ. है ना. बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इतने शाई होने के बावजूद यू ब्रोक द बैरियर्स एंड आपने. इट्स एन एक्वायर्ड स्किल. हाँ, तो एंड यू हैव टू ऑलवेज हैव एक्वायर्ड स्किल. कोई लेफ्ट ब्रेन है तो एक्वायर योर राइट ब्रेन स्किल्स. सीखो जाओ. अगर आपके पास नहीं है तो आप सीखो. एंड यू बीइंग टेड टॉकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम श्योर कि लोग अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस करें तो वो भी अपने शेल से बाहर निकल सकते हैं. दूसरा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आता है पहले ना बोलो उस पर, पहले उसको हाँ बोल के देन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट. ओके, ग्रैब इट. मैं कभी तो टेड टॉक नहीं दिया था. मेरे को माई फर्स्ट टेड टॉक वॉज इन TEDx जनपद, द दिल्ली वाला सबसे बड़ा जो टेड होता है उसमें मेरे को मौका मिला. लगी? मैंने हाँ बोल दिया, उसके बाद मैं रेडी होने लगा. आई हैड टू प्रिपेयर. So never let an opportunity go. First say yes, then prepare. Okay. That was an excellent talk, Sumit ji. I'm sure इतना insight मिला आज, इतना मालूम करने के लिए मिला, and I'm sure you've given a lot of value today in our podcast to all our viewers. And I thank you so much for your time and your effort कि आप इतनी दूर से करजत से travel करके आए हैं. Thank you so much for coming on our show. Thank you, Mobin. Apples, thanks you. Yeah, I appreciate the time. Thank you so much.